Hello everyone, welcome back to my channel Tutor Aman, and today we are going to discuss problem of trial procedure. कि ट्रायल प्रोसीजर के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, जस्टिस सिस्टम में क्या खामियां हैं ट्रायल के अंदर, वो सभी चीज़ों को हम जानने की कोशिश करेंगे। और अगर दोस्तों मैं अगर आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जो ट्रायल कॉमन ट्रायल के बारे में है, जो कॉमन फीचर्स ऑफ ट्रायल बताती है कि ट्रायल क्या है, उसका एक्सप्लेनेशन है कि कोर्ट के अंदर ट्रायल सुनवाई कैसे होती है, जजेस कैसे दोनों साइड्स की बातों को सुनते हैं और कैसे फैसले देते हैं, इसमें एक्यूज का क्या रोल है, एक्यूज कैसे अपनी बातों को रखते हैं। तो सारी चीज़ों को मैंने कवर किया है ट्रायल कॉमन फीचर्स ऑफ ट्रायल के अंदर। आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर, या फिर मैं उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी आपके आपके लिए लिंक डाल दूंगा ताकि आप उसको देख सकें। तो आप वो वीडियो डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं, कॉमन फीचर्स ऑफ ट्रायल। और आई थिंक वो वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए। तो इस वीडियोस के अंदर हम देखने की कोशिश करेंगे कि ट्रायल के अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं, ट्रायल प्रोसीजर के अंदर इंडिया में क्या खामियां हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स बिगिन। The following are some of the problems of our trial procedure, which pose as a hurdles to speedy dispensation of cases. तो यहाँ पर कुछ खामियां मैंने सॉर्ट आउट किया है जो कि हमारे प्रॉब्लम वो ट्रायल सिस्टम के अंदर है। और उसको उसको ठीक करने की जरूरत है। उसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि इसको इसको सही किया जा सके। तो फर्स्ट वन इज द इन्वेस्टिगेशन इज द फाउंडेशन ऑफ द क्रिमिनल justice system, but it is the unfortunate that it is not trusted by the laws and the court themselves. तो कोई भी ट्रायल स्टार्ट होता है इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे। अगर मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि इसमें ट्रायल होने की जरूरत है, हो सकता है जो रिपोर्ट पेश किया जा रहा है वो इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे जो रिपोर्ट है वो थोड़ा सा डुबियस है, या फिर उसमें कोई ऐसा सस्पेक्ट नज़र आता है जज मजिस्ट्रेट को, तो वो ट्रायल स्टार्ट करता है। तो इन्वेस्टिगेशन में इतनी सारी प्रोसेसेस जो होती है, इतनी सारी कार्रवाई होती है, तो वो जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होता है ना, वो हमारे मजिस्ट्रेट के लिए वो कंपैटिबल नहीं होता है, तो वो उस पर ट्रस्ट ही नहीं करते। उनको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन फॉर्स्ड भी हो सकता है, ये फ्रेम्ड भी हो सकता है। जो इन्वेस्टिगेशन है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे ट्रायल सिस्टम का ये है कि इन्वेस्टिगेशन पर ट्रस्ट ही नहीं किया जाता, इवन नॉट इवन बाय कोर्ट देमसेल्फ। कोर्ट के द्वारा ही ट्रस्ट नहीं किया जाता है कि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो सही हो सकता है। ठीक है, द सेम कैन बी एक्सप्लेन बाय द perusal of the section 161 and section 162 of the criminal procedure code, which provide that the statement of the witnesses examined during the investigation। और सेम चीज होता है जब विटनेस जो देता है, गवाही देता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तो उसकी उसको भी एक मान्यता जो है नहीं मिली हुई है, उसको वो स्वीकार ही नहीं है कोर्ट के अंदर। जो विटनेसेस जो गवाह है, वो जो एग्जामिन इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो उसके इन्वेस्टिगेशन होता है ना, उसको भी प्रॉपर उसको नहीं माना गया है कि वो एक एडमिजिबल स्वीकार्य है, कि कोर्ट का एक बेसिस उसको ट्रायल का एक बेसिस नहीं माना जाता है। दे कैन ओनली बी यूज्ड बाय द डिफेंस टू कॉन्ट्राडिक्ट द मेकर ऑफ द स्टेटमेंट। वो बस डिफेंस जो एक्यूज को बचाने के लिए जो वकील है, डिफेंस में जो वकील है, उसके द्वारा उसको यूज किया जा सकता है कि कॉन्ट्राडिक्ट किया जा सके स्टेटमेंट को। जो प्रोसिक्यूटर जो स्टेटमेंट बना रहे हैं ना, उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए उसका विटनेसेस का यूज किया जा सके। बस इस बात के लिए उसका यूज किया जा सकता है कि नहीं, ये बात गलत है और ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है, तो अदरवाइज विटनेस का कोई बहुत बड़ा एडमाइजेबल नहीं है, वो स्वीकार्य नहीं है ट्रायल के अंदर। तो ना इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को उतनी ज़्यादा मान्यता है, उस पर भी एक ड्यूबियसनेस लगा रहता है कि भाई ये सही है या गलत है। और एक्यूज पे भी सॉरी विटनेसेस को भी लीगल एडमिजिबल नहीं है वो, मतलब लीगली वो स्वीकार्य नहीं है कि इसके बेसिस पर कोई फैसला दिया जा सके। ठीक है ना, द कन्फेशन मेड बाय द एक्यूज आर आल्सो नॉट एडमिजिबल इन एविडेंस। और जो कन्फेशन जो एक्यूज कन्फेस कर लेता है ना कि कई बार कि मैंने ये किया था तो ये हुआ था, उसको भी कोर्ट एडमिसिबल नहीं है वहाँ पे कोर्ट के अंदर, ट्रायल के अंदर। कि उस बात को भी कि हो सकता है कि वो झूठ बोल रहा हो सकता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, कुछ कोई दूसरा क्राइम को से प्रोटेक्शन के लिए वो ऐसा कुछ कर रहा हो, तो कुछ भी माइंडसेट हो सकता है उस केसेस के अंदर। ठीक है, तो इसमें भी जो कन्फेशन कर लेता है ना, जो स्वीकार कर लेता है बहुत सारी गलतियों को, ये कैदी वगैरह, और ये जो अक्यूज होते हैं वो पर्सन, उसको भी जो कोर्ट होता है उसको स्वीकार नहीं करती है। ठीक है,
तो ना इन्वेस्टिगेशन को डायरेक्टली स्वीकार करती है, ना जो विटनेसेस है उसको भी स्वीकार नहीं करती है। हाँ, उसको सुना जाता है, डिफेंस के द्वारा उसको यूज किया जाता है ताकि जो प्रोसिक्यूटर है उस केस के अंदर उसको उसके स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट किया जा सके, कि उसके स्टेटमेंट को झुठलाया जा सके कि नहीं भाई ऐसा नहीं, ऐसा हुआ था। अदरवाइज इसका कोई ज़्यादा, ताकि केस आगे बढ़ सके, और इसके अलावा कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है। और जो कन्फेशन होता है एक्यूज के द्वारा उसको भी ज़्यादा कोई मान्यता नहीं मिली हुई है। विल सी नेक्स्ट कि इसमें और भी क्या खामियां है। जबकि कई केसेस में ऐसा होने पे डायरेक्टली ये बात सही भी होता है, कई केसेस में इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सही होते हैं, कई केसेस में विटनेसेस भी सही बोल रहे होते हैं, और कई केसेस में जो कन्फेशन होता है वो भी सही होता है। तो ये ये एडमिसिबल नहीं होता है ना, तो यही एक प्रॉब्लम है, यही एक आप बोल सकते हैं रिफॉर्म करने की थोड़ी सी ज़रूरत है। और इंडिया के जो जस्टिस सिस्टम है इसमें ये सब क्यों ऐसा नहीं है, वो हम आगे देखने की कोशिश करेंगे। It is common knowledge that the police often use third degree methods during the investigation, and there are also allegations that in some cases they try to suppress truth and put forward falsehood before court for reasons such as corruption. तो ऐसा जजेज ऐसा इसलिए नहीं वो एक्सेप्ट करती है उन सभी विटनेसेस को और रिपोर्ट को, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि पुलिस थर्ड डिग्री टॉर्चर का यूज करती है ताकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान, ताकि उस पर जो भी सच नहीं है उसको भी सही तरीके से पेपर पर लिखवा लिया जाए और उसको सही प्रूव कर लिया जाए। सही कई बार पुलिस ऐसा करती है पैसे के लिए, करप्शन के लिए, करप्ट होकर कि सही को गलत और गलत को सही करने की करने की कोशिश करती है पैसे लेकर। तो इस कारण से जजेस डायरेक्टली उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करती है, इसलिए उसके और ना ही विटनेसेस जो हैं उसके बातों को भी एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि कई बार विटनेसेस को भी पैसे देकर गवाही दिलाए जाते हैं। तो इस कारण से भी कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट डायरेक्टली उनके बातों को डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। Unless the basic problem of the strengthening of the foundation is solved, the guilty continue to escape conviction. तो जब ऐसा बोला जाता है कि जब तक बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा ना, फाउंडेशन में जो जड़ के अंदर जो प्रॉब्लम है, तब तक गिल्टी जो गुनहगार है वो इसके मतलब कन्विक्शन से एस्केप होते रहेंगे, मतलब अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करके आराम से बचते रहेंगे, जब तक कि रूट के चीज़ों को, जो बेस के चीज़ों को मजबूत ना किया जाए, जस्टिस सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स है उस तब तक ये गिल्टी आराम से एस्केप होते रहेंगे। द पुलिस ऑफिसर्स फेस एक्सेसिव वर्कलोड ड्यू टू द अब देखिए प्रॉब्लम स्टार्ट होती कहाँ से है। प्रॉब्लम में स्टार्ट होती है इन्वेस्टिगेशन से। द पुलिस ऑफिसर फेस एक्सेसिव वर्कलोड, उनके पास अत्यधिक काम होता है, जरूरत से ज़्यादा, पुलिस बहुत कम, ठीक है, तो उनसे संभलता है नहीं। ड्यू टू द लैक ऑफ मैन पावर एंड द पब्लिक एट लार्ज इज नॉन कोऑपरेटिव। एक तो आदमी की कमी होती है उनके पास, पुलिस ऑफिसर्स जितने चाहिए उतने नहीं है, और सेकंड थिंग इज कि जो पब्लिक होती है ना, पब्लिक, इंडिया की पब्लिक पुलिस के लिए कहीं ना कहीं नॉन कोऑपरेटिव है, क्योंकि उसको पता है कि पुलिस जो है, पुलिस का इमेज इंडिया के पब्लिक के नज़र में थोड़ा सा वो है कि पॉजिटिव नहीं है, हम नेगेटिवली देखते हैं पुलिस को कि भाई ये बहुत करप्ट होते हैं, हो सकता है ये हमें फंसा ना दे, तो हमेशा बचने की कोशिश करते रहते हैं कि पुलिस कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना पड़ो भाई, ये लोग कभी भी किसी को फंसा सकते हैं गलत चीज़ों में भी, बिकॉज ऑफ द पब्लिक इमेज ऑफ द पुलिस ऑफिसर। क्योंकि पब्लिक इमेज जो है ना पुलिस की जनता के बीच में, वो बहुत ही डिटोरिएट हो चुकी है इंडियन सोसाइटी के अंदर। तो इस कारण से एक तो अत्यधिक काम है उन पे, आदमी की कमी है, ऊपर से पब्लिक कोऑपरेट नहीं करती है उन्हें, और पब्लिक इमेज पुलिस का जो है वो अच्छा है नहीं, तो पब्लिक भी सपोर्ट नहीं करती है। तो इस कारण से इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। तो देयर इज अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन विद द सब सिस्टम ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन द क्राइम प्रिवेंशन टू ऐड टू द एगनी। और इसके अलावा जो क्रिमिनल सब सिस्टम है, जैसे कि मजिस्ट्रेट के पास जाना हो गया, रिपोर्ट दिखाना हो गया, उसमें भी उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, उल्टा उनके रिपोर्ट को जज किया जाता है, उनके इन्वेस्टिगेशन को जज किया जाता है और ट्रायल को स्टार्ट किया जाता है, राइट। तो उसको ट्रस्ट वर्दी नहीं माना जाता है पुलिस को। तो इस कारण से ये सारा सब कुछ मिला के ना, सारा बर्डन पुलिस पे बहुत ज़्यादा आ जाता है ताकि वो इसको डील कर सके। तो ये बोलते हैं ना, जलते जख्म पे वो नमक छिड़कने वाली बात हो जाती है, तो वो ऐड टू दी एगनी हो जाता है। उसके अंदर और भी एक वो हो जाता है कि भाई जुडिशियरी सिस्टम भी कोऑपरेट उस तरीके से पुलिस क्या नहीं करती है। देयर इज अ लॉट ऑफ मिसयूज ऑफ बेल, और कई बार बेल का भी बहुत मिसयूज होता है। जो क्रिमिनल लोग होते हैं, जो अच्छे खासे पैसे वाले होते हैं, पैसे देकर बेल ले लेते हैं। तो बेल मिलने से क्या होता है कि वो बाहर आ जाते हैं, और जैसे ही वो बाहर आते हैं बेल पे, फिर शुरू हो जाता है फिर उनका और भी ज़्यादा मिसयूज ऑफ पावर जो है, और लोगों को कैसे वो दिखते पहुंचाते हैं, उसके बाद हम देखेंगे। बाद में इस पर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे
बेल पर निकलने के बाद लोगों को वो फिर डिस्टर्ब करते हैं. It may be apt to point out that the rank of the IO investigating a case also has a bearing on the quality of investigation. तो ऐसा ऐसा भी होता है कई बार कि जो लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ना, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ना केसेस का, उसका क्या रैंक है, वो किस पोजीशन पे है, वो एसपी है, लाइक वो इंस्पेक्टर है, क्या है, वो जब इन्वेस्टिगेट करते हैं ना, उसके इन्वेस्टिगेशन के तरीकों का भी फर्क पड़ता है इन्वेस्टिगेशन पर. कोई यदि नॉर्मल पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगा जो कि एसएचओ नहीं है, तो उसके इन्वेस्टिगेशन में, और जो एक एसएचओ है वो इन्वेस्टिगेट करेगा चीज़ों को, तो उसमें दोनों में फ़र्क होता है. दोनों में फ़र्क होता है. और कई बार जो लोग जो लो रैंक वाले पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो वो उस तरीके से इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं बना पाते हैं. और कई बार जो जस्टिस सीकिंग लोग होते हैं, जो विक्टिम होते हैं, उनको न्याय नहीं मिल पाता है, जस्ट बिकॉज कि उसका रिपोर्ट अच्छे से नहीं बन पाया. एसएचओ वहाँ जाकर खुद से रिपोर्टिंग नहीं करी, उसने इन्वेस्टिगेट नहीं करा. तो इस कारण से क्या होता है कि पूरा सिस्टम में उसको न्याय नहीं मिल पाता है अच्छे से, जो विक्टिम होता है. द मिनिमम रैंक ऑफ द स्टेशन हाउस ऑफिसर, जो स्टेशन हाउस ऑफिसर होते हैं पुलिस के अंदर, स्टेशन के अंदर, वो एसएचओ इन द कंट्री इज सब इंस्पेक्टर. वो एक सब इंस्पेक्टर ही हो सकते हैं, या तो इंस्पेक्टर होंगे या सब इंस्पेक्टर हो सकते हैं एसएचओ के अंदर. ठीक है. तो द सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द पुलिस स्टेशन, पर्टिकुलरली द एसएचओ, जनरली डू नॉट कंडक्ट एनी इन्वेस्टिगेशन देमसेल्फ. और देखो याद, मिनिमम रैंक यदि एसएचओ की जो है, सब इंस्पेक्टर की, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की, वो क्या हो सकती है, एक सब इंस्पेक्टर हो सकती है. लेकिन जनरली एसएचओ इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कराता ही नहीं है, तो सारे इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट उसी तरीके से लो क्वालिटी के होते हैं. इसलिए जज की भी मजबूरी हो जाती है कि उसको फिर से उसको लीगली एडमाइजेबल ना माना जाए, उसको स्वीकार ना किया जाए डायरेक्टली, क्योंकि उसके क्वालिटी पे भी डाउट होता है, रिपोर्ट के क्वालिटी पे, क्योंकि एसएचओ खुद डायरेक्टली इन्वेस्टिगेट करते नहीं है बहुत सारे मामलों में. बहुत when majority of the cases they do not investigate themselves, they put their subordinate police officer to the investigating work. तो वो अपने सबऑर्डिनेट को पुट कर देते हैं वहां पे कि तुम देखो भाई क्या हो रहा है, तुम रिपोर्ट बना दो. खुद वो मतलब कुछ और भी कर रहे हो सकते हैं. दिस रिजल्ट इन डिटोरिएशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन. और इसका होता क्या है अंतिम में परिणाम, की जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की जो क्वालिटी होती है ना, वो कम हो जाती है, क्योंकि वो उन चीज़ों को मेंशन करना भूल जाते हैं जो कि एसएचओ कर सकते हैं. वो उन चीज़ों को इंक्लूड करना या समझने की उसकी क्षमता इतनी नहीं होती है जितना एक एसएचओ के पास होती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ही हैज़ ए ग्रेटर पोजीशन बिकॉज ही हैड क्वालिफाइड टू दी हाई रैंकिंग एग्जामिनेशन. उनके पास ज़्यादा नॉलेज होता है, उनके पास समझ ज़्यादा होती है कानून की. It is therefore necessary to address ourselves to the problem and strengthen the investigation agency. इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सही किया जाए, उसके प्रॉब्लम को सही किया जाए. पुलिस स्टेशन में जो इन्वेस्टिगेट करने वाले ऑफिसर हैं, उनको सही रैंकिंग वाले पुलिस ऑफिसर की नियुक्तियाँ किया जाए, उसको रिक्रूट किया जाए बहुत सारे लोगों को, ताकि पुलिस की कमी ना हो और इन्वेस्टिगेशन अच्छे से हो पाए और रिपोर्ट भी ढंग से बन पाए, ताकि आगे जो विक्टिम है उसको कोर्ट के अंदर न्याय मिल पाए. तो ये फर्स्ट लेवल है उसको ठीक करने का. इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को मजबूत करना शुड बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी. देयर इज ए जनरल फीलिंग दैट इफ एनीवन इज ए विक्टिम ऑफ एनी ऑफेंस, द प्लेस ही हैज टू गो फॉर रिलीफ इज द पुलिस स्टेशन. और एक साधारण मानसिकता भी बन गई है लोगों के अंदर कि कुछ भी हुआ है ना, कोई भी क्राइम हुआ है तो सीधे पुलिस स्टेशन चले जाओ. बल्कि लोगों के अंदर इतना समझदारी नहीं है कि अभी भी इतने सालों के बाद भी, और इतने एडमिनिस्ट्रेशन के इतने 70 से 75 साल हो गए हमें एक एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिश किए हुए, और उससे पहले भी थी, तो कि भाई सभी केसेस के अंदर पुलिस स्टेशन में नहीं जाना होता है. जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेज हैं, उसके लिए आपको कोर्ट मजिस्ट्रेट में आपको जाना चाहिए इंस्टीड ऑफ कि पुलिस स्टेशन. वहाँ पुलिस कुछ कर ही नहीं सकती है जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है. ठीक है. और मजिस्ट्रेट जो बोलेंगे उस हिसाब से फिर पुलिस भी उसके हिसाब से काम करेगी. और जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है वहां पर आप पुलिस के पास जा सकते हैं, क्योंकि पुलिस आपकी मदद कर सकती है आपको प्रोटेक्ट करने में, आपको वहां पे जो क्राइम हुआ है उसको इन्वेस्टिगेट करने में, या फिर और भी कोई सीजर का प्रोसीजर है, या फिर कुछ भी और भी काम है, वहां पर आपको पुलिस हेल्प कर सकती है कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर. लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस स्टेशन नहीं जाना होता है. ये बात लोगों को अभी भी समझ में नहीं आई है, और ये समझने की जरूरत है दैट ही शुड कि उसको अप्रोच करना चाहिए मजिस्ट्रेट को इंस्टीड ऑफ पुलिस स्टेशन, राइट, एज ही कैन नॉट एंटरटेन सच कंप्लेंट.
बिकॉज नॉन कॉग्निजेबल वाले जो ऑफेंस होते हैं ना, उसको उसमें पुलिस कुछ कर ही नहीं सकती उस कंप्लेंट के अंदर. The investigation of a crime case, however good and painstaking it may be, will be rendered fruitless if the prosecution machinery is indifferent or inefficient. हाँ, अब ये तो बात हो गई इन्वेस्टिगेशन की प्राइमरी लेवल पे. अब हम सेकेंडरी लेवल पर देखते हैं कि कोर्ट के अंदर, ट्रायल के अंदर क्या होता है. तो इन्वेस्टिगेशन जो क्रिमिनल केसेस के अंदर होता है, चाहे वो कितना ही अच्छा और कितना ही मेहनत से क्यों ना बनाया गया हो वो रिपोर्ट, वो फ्रूटलेस हो सकता है, वो वर्थलेस हो सकता है अगर जो प्रोसिक्यूटर है, जो डिफेंस के अगेंस्ट में जो प्रोसिक्यूटर होते हैं, जो गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर होते हैं, या भी जो प्रोसिक्यूशन में जो लॉयर होते हैं, वो यदि इनएफिशिएंट है ना, वो यदि उस लेवल का इंसान में नहीं है, जो एक्सपीरियंस्ड है, इसके पास बहुत नॉलेजेबल है, तो फिर सारा रिपोर्ट धरा का धरा रह जाएगा, न्याय नहीं मिल पाएगा विक्टिम को. तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जो प्रोसिक्यूटर है ना, जो प्रोसिक्यूशन कर रहा है मैसेंटरी, उसमें अच्छे लोग हों. अदरवाइज कितना भी अच्छा रिपोर्ट बन जाए, वो एक मैटर नहीं करेगा और विक्टिम को न्याय नहीं मिल पाएगा. क्योंकि आमतौर पर होता क्या है कि एक्यूज्ड जो है वो हमेशा अच्छे लॉयर को लेकर आते हैं, कॉम्पिटेंट लॉयर, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उसने गुनाह किया, उसको पता है कि मुझे कम से कम सजा हो, तो इसलिए अच्छे लॉयर को हायर करते हैं वो पैसे देकर किसी भी तरीके से, ताकि उसकी सजा कम करा पाए. ठीक है. या फिर जो एक्यूज है उसको होता है कि कहीं ज्यादा जेल ना हो जाए, इसलिए कॉम्पिटेंट लॉयर को लेकर आते हैं वो. और प्रोसिक्यूशन में क्या होता है, आमतौर पर सरकारी वकील होते हैं, तो उनको मतलब होता नहीं है कि इसको न्याय मिले ना मिले, वो अपना बस ड्यूटी कर रहे होते हैं ताकि उसको सैलरी मिल पाए. ठीक है. तो वो प्रोसिक्यूशन में अच्छे लॉयर होते नहीं है. द प्रोसिक्यूशन ऑन whom the burden is heavy to prove the case beyond reasonable doubt. तो उनको ये प्रूव करना होता है कि भाई ये केस जो है वो सही है, और ये डॉट जो है एक्यूज पे, वो उसी ने क्राइम किया, उसको ये प्रूव करना होता है. इज वेरी ऑफन रिप्रेजेंटेड बाय ए पर्सन ऑफ पुअर कॉम्पिटेंस. ऐसे लोगों के द्वारा मतलब वो ऐसे दो लोगों के द्वारा किया जाता है जो पुअर कॉम्पिटेंस वाले हैं, जो उस लायक नहीं है, उसमें इतनी एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर बोल सकते हैं कि आपके पास इतनी नॉलेज नहीं है, इतना इतना उस लेवल के अच्छे वकील नहीं होते, उनको उस जगह पे रख दिया जाता है. तो विक्टिम को न्याय नहीं मिल पाता है भाई. सिंपल सी बात है, आपके पास अच्छी रिपोर्ट है लेकिन अच्छे लॉयर ही नहीं आप हायर कर पाए, और जो अक्यूज है अच्छा लॉयर हायर कर पाया, और फिर वो जो है सो अपना न्याय से आपको वंचित कर दिया विक्टिम को. तो ऐसा हो जाता है कई बार. तो इस वाले प्रॉब्लम को भी एड्रेस करना जरूरी है कि प्रोसिक्यूशन में जो वकील हो वो अच्छे हो. रिपोर्ट होने के साथ साथ वकील भी प्रोसिक्यूशन में जो है उन्हें एक अच्छा वकील मिलना चाहिए. The most notorious problem in this functioning of the court, particularly of the trial court, is the granting of the frequent adjournment in most flimsy ground. अब सबसे बड़ा जो नोटोरियस प्रॉब्लम माना जाता है, जो बिगेस्ट प्रॉब्लम माना जाता है ना कोर्ट के अंदर, ट्रायल के अंदर, वो है एडजॉर्नमेंट. कि भाई ट्रायल हो रहा है और उसको एडजॉर्न कर दो, मतलब स्थगित कर दो. आज नहीं होगी, नहीं बोलते, आपने सुना होगा मूवी में, आज ये कार्रवाई स्थगित की जाती है, इसकी फैसले सोमवार या शुक्रवार को दी जाएगी, इस तरीके से आपने सुना होगा कई बार. तो होता क्या है कि जब एडजॉर्नमेंट का पूरा प्रोसेस है ना, इसमें टाइम मिल जाता है, और फिर क्या होता है कि फिर मामला स्थगित होते 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 बहुत सारा ट्रायल हो जाता है, बहुत सारे वो समन बुलाने पड़ते हैं, बहुत बार कार्रवाई होती है. इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, हम इसको एक एक करके देखने की कोशिश करेंगे. दिस मेलेडी हैज कंसिडरेबली इरोडेड द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल इन जुडिशियरी. ये जो बार बार जो एडजॉर्नमेंट वाली जो प्रोसीजर है ना, ये लोगों का विश्वास जुडिशरी से उठा रहा है. कैसे उठा रहा है? बार बार आप उसको बुलाएंगे, उसके पास भी खुद का काम होता है, राइट. एडजॉर्नमेंट कंट्रीब्यूट टू डिले इन डिस्पोजल ऑफ द केसेस. पहली बात तो ये कि एडजॉर्नमेंट से केसेस में डिले होती है. आपने जल्दी फैसले नहीं किए, उससे जो फैसले आने चाहिए थे 10 दिन में, 5 दिन में, वो आ रहे हैं आपके 2 महीने, 4 महीने, 2 साल में. अब बार बार उसको एडजॉर्नमेंट कर रहे हैं, बार बार उसको उस केस की सुनवाई कर रहे हैं, बार बार बंद कर रहे हैं, केसेस बार बार क्लोज स्टार्ट कर रहे हैं. इससे डिले हो रहा है जस्टिस मिलने में. और एक कहावत आपने सुनी होगी, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड. देर से मिली हुई जस्टिस का मतलब है कि आपको जस्टिस सही ढंग से नहीं मिल पाया है. ठीक है. दे ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू हार्डशिप, इनकन्वीनियंस एंड द एक्सपेंस टू द पार्टीज एंड द विटनेसेस. एडजॉर्नमेंट के बार बार होने से होता क्या है कि हार्डशिप, एक तो कठिनाई आ जाती है भाई, इनकन्वीनियंस, कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और एक्सपेंसेस ऑफ द पार्टी, और जो पार्टीज है दोनों साइड की, उसको खर्च भी जो लगते हैं. कई बार तो वकील हायर करने में बार बार जब वो वकील आएगा तो बार बार चार्जेस लेगा आपसे, बार बार फिर वो रिपोर्ट्स बनवाएगा, उसमें पैसे जाएंगे,
बार बार जो विटनेसेस को आप लेकर आएंगे, हो सकता है कि आपके खर्चों पर वो आए, तो उसमें पैसे जाएंगे। तो ये सब चीज़ें रिपीटिशन मोड में होंगी, तो बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। जब एडजॉर्नमेंट में बार बार ये केसेस की सुनवाई होगी, तो ये बार बार चीज़ें, ये सारे प्रोसेस रिपीट होगी और बार बार आपके पैसे भी खर्च होंगे। और होता क्या है कि द विटनेस हैज़ ऑल्सो नो स्टेट इन केस एंड कम्स टू असिस्ट द कोर्ट डिस्पेंस जस्टिस। और विटनेस जो होते हैं ना, वो भी थक जाते हैं बार बार कोर्ट में आके, जस्टिस देखते हैं कि वो मिल रहा नहीं है और उन्हें बार बार आना पड़ रहा है। ठीक है, इफ द केस इज एडजर्न्ड ही इज रिक्वायर्ड टू गो टू द कोर्ट रिपीटेडली। विटनेस को बार बार कोर्ट जाना पड़ता है भाई, उसका उसके से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जस्ट बिकॉज वो उस टाइम पे प्रेजेंट था तो उसे गवाही देनी है, इसलिए उसे बार बार कोर्ट जाना पड़ता है। तो कई बार वो जाने की कोशिश भी नहीं करते और छोड़ देना चाहते हैं कि यार इनका मामला है, ये खुद देख लेंगे। और इस कारण से जस्टिस में भी दिक्कतें आती है, बार बार एडजर्न करने से यही होता है। ही इज बॉर्न टू फील अनहैप्पी एंड फ्रस्ट्रेटेड। फ्रस्ट्रेटेड पार्टी दोनों साइड की तो अनहैप्पी फ्रस्ट्रेटेड फील करती है, विटनेस भी अनहैप्पी और फ्रस्ट्रेटेड फील करता है कि भाई बार बार उसे जाना पड़ रहा है। दिस ऑल्सो गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू द अपोजिट पार्टी टू थ्रेटन। और जब एडजॉर्नमेंट हो जाता है, जो एक्यूज है, जो ताकतवर आदमी होगा, क्रिमिनल होगा, वो क्या करेगा, विटनेस को धमकाएगा उस टाइम में। मान लो कि सोमवार को कर दिया और आज शनिवार है या फिर शुक्रवार है, 2-3 दिन का टाइम मिल गया, इसमें क्या करेगा, जो क्रिमिनल पार्टी होगी उसके विटनेसेस को जाकर या तो ब्राइवरी देने की कोशिश करेगी कि आप मुकर जाओ पैसे देके, या फिर उसको धमकाने की कोशिश करेगी कि अगर तुमने गवाही दी तो मैं तुम्हारे लाइक किडनैप कर लूंगा, ये कर लूंगा, मार दूंगा। बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो ये भी खतरा बना रहता है। Now we will come to the fifth problem. That is one of the major causes for the delay even in the commencement of the trial of the criminal cases is the service of the summon of the accused. और एक जो ट्रायल में जो दिक्कतें और डिले आ रही है ना, इसका एक कारण ये भी है कि जो समन है, जो बुलावा है, जो कोर्ट की सुनवाई होती है तो उसमें बुलावा आ जाता है कि भाई आपको इस तारीख को आना है, आपको आना पड़ेगा। तो इसके लिए कोर्ट का ये काम होता है कि उसको समन भेजा जाए। तो इस समन भेजने वाला जो काम है ना, ये कोर्ट का है, इस कारण से भी डिले होता है। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर प्रोवाइड फॉर वेरियस मोड ऑफ सर्विस, और इसके लिए बहुत सारी सर्विसेज है समन बुलाने के लिए। सेक्शन 62 ऑफ द कोड प्रोवाइड दैट द समन शैल बी सर्व्ड बाय द पुलिस ऑफिसर और सब्जेक्ट टू सच रूल्स बीइंग फ्रेम्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो बोलती है कि जो समन बुलाने का काम है वो पुलिस ऑफिसर का, पुलिस उसके घर पे जाएगी कि आपको कल कोर्ट में हाजिर होना है। और ये सब काम जो है स्टेट गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है वो करता है, कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है कि उसको समन भेजेगी बार बार बाय एनी ऑफिसर और द कोर्ट और एनी अदर पब्लिक सर्विस। कोर्ट के द्वारा या पब्लिक ऑफिसर के द्वारा या पब्लिक सर्वेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट समन बुलाती है। ठीक है, सेक्शन 62 के दौरान के अंतर्गत। तो ये भी कोर्ट, ये जो समन बुलाने का काम है ना, ये कोर्ट का है, तो इस कारण से भी दिक्कतें आती है। सिंस द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इटसेल्फ प्रोवाइड फॉर other means of service, namely through the registered post in the case of witnesses, it should also provide for the services on accused through the facilities of courier service, fax where available. इसके अलावा भी कोर्ट बहुत सारी अन्य सुविधाएं मुहैया कराती है, जैसे कि कुरियर के द्वारा या फिर फैक्स और जो भी तरीके हैं। अब तो खैर फोन हो गया है, तो फोन से ही हो जाता होगा मोस्ट ऑफ द वर्क, लेकिन पहले इन सब चीज मीडियम का यूज किया जाता था ताकि समन को अच्छे से बुलाया जा सके और उसको प्रॉपरली सर्विस दिया जा सके कोर्ट तक आने के लिए। ठीक है ना, तो ये सब काम भी कोर्ट का है, और कहीं ना कहीं ये उसे कोर्ट को बर्डनजम करता है और उसे काम को, वर्कलोड को बढ़ा दे रहा है। ठीक है, इस कारण से भी न्याय में बहुत दिक्कतें आती है। आवर कोर्ट सफर फ्रॉम द लो जज पॉपुलेशन रेशियो। अब भाई ये तो वेल नॉन प्रॉब्लम है, हम सभी को पता है कि हमारी कंट्री में जज बहुत कम है और पॉपुलेशन तो आपको पता ही है। वी आर मूविंग अहेड टुवर्ड द फर्स्ट नेशन टू बिकम द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेस्ट कंट्री, राइट। हम अभी कुछ सालों के बाद हम अभी दुनिया के सबसे पॉपुलेशन वाले देश होंगे। चाइना पीछे हो रहा है और हम आगे निकल रहे हैं पॉपुलेशन में, और जज उतने के उतने ही हैं। तो होता क्या है कि फिर कम जज, ज़्यादा केसेस, ज़्यादा लोग, ज़्यादा डिस्प्यूट, ज़्यादा केसेस और कम जज, तो सारा पेंडेंसी पड़ा रहता है। लोग केसेस वगैरह ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसका कोई सुनवाई हो नहीं रहा है। विच पेंडेंसी ऑफ वर्क इंक्रीजेस देयरफॉर द जजेस टेक ए लॉन्ग टाइम इन डिलीवरिंग जजमेंट। अब बहुत सारा केस पेंडेंसी है, तो उसके अंदर जजेस बहुत टाइम ले रहे हैं और जस्टिस बहुत देर के बाद डिलीवर कर रहे हैं। जजेस का में केस ज़्यादा है, पेंडेंसी ज़्यादा हो रहा है वर्क ओवरलोड के कारण। ठीक है, तो इसमें भी एक दिक्कत है कि भाई जजेस ज़्यादा होंगे तो जल्दी फास्ट ट्रायल होगा और स्पीडी ट्रायल होकर जल्दी से केस का निपटारा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि जजेस की रिक्रूटमेंट की जाए,
जजों के लिए एग्जाम हो और उसके लिए उसको प्रॉपर जो है सो जल्दी जल्दी केसेस का निपटारा हो. This again add to the enlargement of the time frame of a case to be decided from the institution point, because of which the litigant feel that litigation is a time of consuming and lengthy procedure of two areas. और ये जो इतना सारा टाइम हो जाता है ना केसेस के अंदर, जो जस्टिस नहीं मिलता है, जो लिटिगेंट होते हैं, जो मुकदमेबाज होते हैं, जो जो कानूनी रूप से लीगल तरीके से जस्टिस लेना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं उनको टाइम कंज्यूमिंग लगता है, लेंथी प्रोसीजर लगता है. तो वो कोर्ट के रास्ते नहीं होना चाहते, वो थर्ड की कोई दूसरा रास्ता तलाशते हैं ताकि उनके केस का कोई कुछ हो पाए जल्दी से. तो ये भी एक जस्टिस सिस्टम का फेलियर है कि कोर्ट न्याय नहीं दे पा रही है और उसको किसी दूसरे मीडियम की तरफ देखना पड़ रहा है. और लोग लिटिगेंट्स जो होते हैं, जो केस दायर करने वाले लोग होते हैं, उनको कहीं ना कहीं भरोसा कम होता है कोर्ट के ऊपर. ये पूरा लेंदी प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग है, कई बार न्याय नहीं मिलने की संभावना अलग है. तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग और lethargic process होता है, which need a special attention for improving the quality of the justice and prescribing required qualification of the judges. इसके लिए जरूरी ये है कि इस पे ध्यान दिया जाए, उसके क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए जस्टिस को, और जजों की नियुक्ति की जाए क्वालिफिकेशन के आधार पे. Since the above problem curb the speedy dispensation of the cases, the research in order to provide the seek of solution for remedying. और क्योंकि ये सब प्रॉब्लम जो है, आपने देखा कि ये सब जो प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं स्पीडी डिस्पेंसेशन नहीं हो पा रही है केसेस की. जो केसेस में जो जल्दी से जल्दी सुनवाई होनी चाहिए, जो निपटारा होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है इन सब केसेस के कारण. तो अब हम देखेंगे कि इसके लिए क्या क्या सॉल्यूशन करने की जरूरत है. द मेन रिसर्च ग्राउंड वुड बी वेदर इंट्रोडक्शन ऑफ एडीआर टेक्निक. अब लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ना कि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, जैसे कि दो भाई के बीच में लड़ाई हो गई, प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट है, या फिर हस्बैंड वाइफ का डाइवोर्स का कोई केस है, या फिर और भी कोई चीट फ्रॉडरी और इस तरह की केसेस जो है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है. क्रिमिनल केसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. तो इन सभी केसेस को एडीआर टेक्निक से सोल्व किया जाए. व्हाट इज एडीआर टेक्निक? नाउ ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. मतलब डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन तो हो, डिस्प्यूट का निपटारा तो हो, लेकिन ऑल्टरनेटिव वे से, ऑल्टरनेटिव टेक्निक से. लाइक उसमें उसमें कौन कौन से कोर्ट आते हैं? इसमें आर्बिट्रेशन कोर्ट आते हैं, इसमें कॉन्सिलिएशन आते हैं, उसमें मेडिएशन आते हैं, उसमें लोक अदालत आते हैं, लोक अदालत आते हैं. तो ये सब सारे तरीके इसमें आप ऑल्टरनेटिव टेक्निक से भी न्याय पा सकते हैं. इसमें ऐसा नहीं होता है, ये सब ऑल्टरनेटिव टेक्निक होता है. इसमें आपको कोर्ट की तरह फॉर्मल वे में लॉयर हायर नहीं करना पड़ता है अपने बात को रखने के लिए. इसमें बस एक आदमी आपके बीच में रहेगा, वो आपको आपके अपोजिट साइड में जो लोग हैं या फिर जिसके खिलाफ आपने केस दायर किया है, वो बैठेंगे और उसके साथ आर्बिट्री करेंगे, मतलब मध्यस्थता करेंगे उस बीच में. आपको समझाएंगे कि ये ऐसी बात है, ये आप दोनों की तरफ की बात सुन के लास्ट में वो आपको कॉन्सिलिएट करने की कोशिश करेंगे. कई बार मीडिएट भी करते हैं कि भाई ये कर लो, ये ज़्यादा बेटर रहेगा. आपको भी थोड़ा बहुत वो आपकी तरफ भी मतलब पुश करेंगे, वो उनको भी पुश करेंगे, और एक कंक्लूजन पॉइंट पर वो लेकर आ जाएंगे आप दोनों को कि इस दोनों पॉइंट पर आप आके आप अपने खुद से इस चीज़ को रिजोल्यूट कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं. तो ये ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, जहाँ पर आप खुद ही किसी थर्ड पार्टी के थ्रू इसको ठीक कर सकते हैं. राइट, वहाँ आपको कोर्ट नहीं जाने पड़ेगी. कई बार मामला इतना बड़ा नहीं होता क्योंकि, और लेकिन लोग जब कोर्ट चले जाते हैं तो केस बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा हो जाता है, पैसे अलग खर्च हो जाते हैं. लाइक सोसाइटी में एक वो हमारे यहाँ रिस्पेक्ट का भी हाइप है, तो वो भी एक होता है कि भाई इज्जत अलग जाता है लोगों का. तो ये सब कारण, ये आर्बिट्रेशन से, कॉन्सिलिएशन से, मेडिएशन से और लोक अदालत से ये सब चीज़ें कम हो जाएंगी. कोर्ट का बर्डन भी कम होगा, सेकेंड थिंग. और थर्ड थिंग कि आपकी बातें घर में रहेंगी. आपके लाइक कोई पर्सनल इशू डिस्कस कर रहे हैं आर्बिट्री, तो आप इन सब वे से आप जा सकते हैं. वो आपको एक कॉमन चीज़ बताएंगे जहाँ पर आप दोनों को एग्री हो सकें, और ये लीगल भी होता है. कई बार आप इसको अपील भी कर सकते हैं. कई बार तो आप जो फैसला मिल गया आपको उसमें अपील नहीं कर सकते हैं, और कई बार आप अपील भी कर सकते हैं. तो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. इस पर मैं एक अलग वीडियो लाने की कोशिश करूंगा एडीआर टेक्निक पे. आई होप कि मैं उस पर बेटर तरीके से वीडियो बना पाऊँ. In certain criminal cases would lead to the speedy dispensation of the cases. और एडीआर टेक्निक के इंट्रोडक्शन से क्या होगा कि स्पीडी डिस्पेंसेशन होगा, केसेस का बहुत जल्दी से जल्दी सुनवाई हो पाएगा विदाउट कॉलिंग फॉर ए मेजर इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज. और उसके लिए कोई बहुत बड़ा चेंज, इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज लाने की भी जरूरत नहीं है कि भाई बहुत कुछ क्रिएट करना पड़ेगा. बस एक इसमें सिंपल सा वे होता है कि जो ये लोग आर्बिट्री करते हैं ना, कॉन्सिलिएशन में होता है, मेडिएशन लोक अदालत में, इसमें कुछ एक कोर्स होता है,
वो आप हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से आप वो कोर्स कंप्लीट करके आप उस पोस्ट पे भी बैठ सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज नहीं है, प्लस लीगल भी हो जाता है और साइड से जुडिशरी का बर्डन भी कम हो रहा है। This very purpose of researchers has chosen 6 particular session which would be dealt further, where each session would be explaining along its classification which method of trial followed by the using technique of ADR trial. तो जो रिसर्चर है इसमें 6 पर्टिकुलर सेशन होते हैं इस बात को डील करने के लिए कि एडीआर टेक्निक में कौन सा वाला टेक्निक आपके लिए बेटर होगा ताकि आप अपने डिस्प्यूट को रिजोल्यूट कर सके। ठीक है, तो इसके लिए 6 सेशंस होते हैं। आई होप कि आपको मैं ये लेक्चर अच्छे से समझा पाया हूँ, और बहुत सारी सी चीज़ें हो सकते हैं जो मैंने शायद छोड़ दिया हो या फिर मैं अच्छे से नहीं समझा पाया हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर कुछ सजेस्ट आपको करना है वो भी आप कर सकते हैं कि आई थिंक यू नीड टू कवर दिस और पॉइंट ऑल्सो, तो मैं उस पर ध्यान देने की कोशिश करूँगा। अदरवाइज मुझे जितना लगा कि जो इम्पोर्टेंट है मैंने उसको रखने की कोशिश की। और ये सब प्रॉब्लम्स हैं ट्रायल के अंदर, और आपने यदि पहले वाली वीडियोस नहीं देखी कॉमन फीचर ऑफ ट्रायल और व्हाट इज ट्रायल, तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर, एंड इफ यू डिड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।